कह रहा है ये क्या पढ़ूँ मैं, इतना तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। अच्छा, तो हमारा चल रहा था 11th के अंदर, तो हम लोगों ने सीडीएन वाला पार्ट भी देख लिया था। अपग्रेड वाला पार्ट हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे अपना। तो लाइव उस पर आ जाते हैं एक बार। रिएक्ट को अपग्रेड वगैरह आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो अपग्रेड टू रिएक्ट 18, या जैसे लेटेस्ट वर्जन अपना चल रहा है, अगर हमें उसमें आना है तो किस तरह से अपग्रेड होगा। So upgrading an existing React application to version 18 only requires two step. अब जैसे हमारा लेटेस्ट का चल रहा है 19 चल रहा है, तो जब मैंने लिखा था तब 18 चल रहा था। So if you are already using the latest version of Create React app, अब जैसे तुम्हारे मैंने लेटेस्ट डाला है अभी, तुम्हारे में नहीं था, ठीक है। Which use React version 18 you can skip this section. तो यानी कि अगर हम लोगों ने लेटेस्ट हाल फिलहाल में बनाया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये उनके लिए जैसे कोई पुरानी ऐप आपके पास है और वो नए में अपग्रेड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर आपके पास कोई रिएक्ट का ओल्डर प्रोजेक्ट आया, तो उसको आप नए में अपडेट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, npm आई बोले तो इंस्टॉल पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। रिएक्ट एट द रेट लेटेस्ट का फ्लैग लगाना है, फिर आपने डोम को भी लेटेस्ट का फ्लैग लगा के इंस्टॉल करना है। ये दोनों चीज़ आपने अपडेट कर देना, आपका रिएक्ट जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चले कि मेरा लेटेस्ट वाला है कि पुराना वाला है, उसका एक तरीका है। जब हमारा पुराना चलता था वर्जन 16 18 से पहले, तो हमारा ये कुछ इस तरह से होता था कोड लिखा हुआ। अभी जो है कोड कुछ इस तरह से आता है लिखा हुआ, यानी कि क्या मिसिंग है, क्रिएट रूट, जो कि यहाँ नहीं है। अब इस चीज़ को हम कैसे वेरीफाई करें, तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको कहाँ आना है, index.js। यहाँ पर क्या लिखा रहा है ना, तो यानी कि मेरा लेटेस्ट वाला चल रहा है, ठीक है। ये ओल्डर प्रैक्टिस थी। अब नए में एक और पहचान जो है वो क्या है, क्लाइंट। रिएक्ट डोम में आपको क्या लिखना है, क्लाइंट। ओल्डर वर्जन में क्लाइंट नहीं होता था, ओनली रिएक्ट डोम हुआ करता था। डिफरेंस समझ आ रहा है। तो बहुत इजीली आप ऐप फाइल को खोल के, इंडेक्स फाइल को खोल के पता लगा लोगे कि कौन सा रिएक्ट चल रहा है, ठीक है। और अगर पुराना है तो कमांड आपके पास लिखी हुई है, उसको आपने रन कर लेना है, ठीक है, अपडेट हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता 18 चलाओ 16 चलाओ, लिखने का तरीका बदल गया। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज आ गया ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। So, in order to take advantage of React 18 concurrent features, you will need to use the new root API for client rendering. ठीक है? So, your application will work without using the new root API. If you continue to use React DOM.render, your application will behave like React 17. ठीक है? तो React DOM.render नहीं करना है, React DOM.create root करना है। डॉट रेंडर पहले चला करता था, तो नए वाले में भी आप पुराना वाला चला सकते हो, तो 17 चलेगा। और अगर आप ये लिख दोगे क्रिएट रूट तो 18 चलेगा, ठीक है। ये चीज़ तो ये हो गया हमारा अपग्रेड करने के लिए। तो ये जो ब्लैक कलर से है ये आपकी मैंने इसलिए हाईलाइट कर दी, सीएमडी की कमांड है हमारी सारी, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो चाहो तो अपने टर्मिनल में चलाओ या फिर अपने सीधे सीएमडी में चलाओ, ठीक है। ध्यान रखना जहां पर मैं लिखूंगा डैश जी बोले तो ग्लोबल, तो वो कभी भी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में नहीं चलानी कमांड, मतलब वो सीएमडी खोल के चलानी होती है, ठीक है, ताकि वो सभी में चली जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। रिएक्ट के अंदर HTML को हम लोग कैसे रेंडर कर सकते हैं। रिएक्ट रेंडर HTML। सो रिएक्ट गोल्स is in many ways to render HTML in a web page. So React renders HTML to the web page by using a function called create root and its method render, ठीक है। तो क्रिएट रूट हम कहाँ चलाते हैं, अपनी मेन फाइल के अंदर, ठीक है, जो कि होती है हमारी index.js। बाकी आपको कहीं नहीं करना होगा। और जो इसका मेथड है रेंडर, अभी रेंडर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो इधर आएंगे index.js, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और क्रिएट रूट। तो ये दोनों चीज़ आपको index.js पर मिल जाएगी देखने के लिए। आगे बढ़ेंगे। द क्रिएट रूट फंक्शन ये करता क्या है, द क्रिएट रूट फंक्शंस टेक वन आर्ग्यूमेंट्स एन HTML एलिमेंट, ठीक है। द पर्पस ऑफ द फंक्शन इज टू डिफाइन द HTML एलिमेंट वेयर अ रिएक्ट कंपोनेंट शुड बी
डिस्प्ले। ठीक है, तो HTML एलिमेंट ले रहा है क्रिएट रूट, क्या है वो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि जो हम लोग पब्लिक फोल्डर में जाएंगे तो ये मेरा एलिमेंट यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो टेक वन HTML एलिमेंट, तो ये हमने इंडेक्स में क्या करा, जाके index.js में गेट किया हमने इसको। इस लाइन को मतलब समझ में आया? द क्रिएट रूट फंक्शंस टेक्स वन आर्ग्यूमेंट एन HTML एलिमेंट विच इज रूट। इसके बाद द पर्पस ऑफ द फंक्शन इज टू डिफाइन द HTML एलिमेंट वेयर अ रिएक्ट कंपोनेंट शुड बी डिस्प्ले। मींस ये जो हमने यहाँ पर इसको पाथ बताया इस index.js के अंदर, तो यहाँ से जैसे आपने अपना ऐप का एक कंपोनेंट बनाया, तो ये जाएगा यहाँ से index.js में, और index.js जो हमारी फाइल है वो यहाँ से इसको डाल देगी इस HTML फाइल के अंदर इधर। ठीक है, तो ये डेटा एक दूसरे को पास कर देता है। तो ये ध्यान रखना कि क्रिएट रूट फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है। अब बात करते हैं रेंडर। तो रेंडर क्या करेगा, जो आपने index.js में अपना एलिमेंट फैच किया है ये उसके अंदर रेंडर कराएगा, जो भी आपने अपना कंपोनेंट बनाया होगा। तो हमने कंपोनेंट क्या बनाया था, app.js, तो app.js को हमने किस में रेंडर कराया, रेंडर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, द रेंडर मेथड इज देन कॉल्ड टू डिफाइन द रिएक्ट कंपोनेंट दैट शुड बी रेंडर। अब वो ऐप हो, होम हो, सर्विस हो, कुछ भी डाल सकते हैं। बट रेंडर वेयर, कहाँ, there is another folder in the root directory of your React project named public, जो कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं। this is a public folder and this is a source folder। public में आपको कुछ नहीं करना होता है, सारा काम होता है source में, और source का सारा डेटा index डाल देती है उठा के public के अंदर with the help of render method। तो कहाँ होगा, there is another folder in the root directory of your project, React project named public। in this folder there is an index.html file। you will notice a single div in the body of this file। this is where our React application will be rendered। यानी कि जो मैंने अभी आपको ID दिखाया था ना, ये। तो अब होता क्या है कि React वर्चुअल डोम कैसे चला रहा है, क्योंकि इस पेज में अगर आप देखोगे, यानी कि अगर मैं कोई React में प्रोजेक्ट बना लूँ और मैं कंट्रोल U करूँ, दिखेगा ही नहीं कुछ। चलो चेक करके देखते हैं। हमारा एप्लीकेशन का नेम क्या है, माई ऐप, तो लिखेंगे cd माई ऐप। हम गलत जगह पर है, 1030 के अंदर भी हमारी कोई सब डायरेक्टरी है फैब। cd लिखेंगे फैब 25 cd माई ऐप एंड npm स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमसे मिस्टेक हो गया था, ऐप छोटा बना दिया था हमने, जिसकी वजह से वो बार बार एरर जनरेट हो रहा था। अब एरर नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम ने लास्ट क्लास में फिक्स कर लिया था। ये बस पहली बार खुलने में टाइम लगाता है, उसके बाद क्विकली काम करता रहता है। यार कोई नॉन में है क्या, कोई फोन ऑन रिपेयर करने वाला बंदा? मेरी बेटे ने फोन फेंक के इसका बटन अंदर घुसा दिया ऑन ऑफ वाला, अभी ऑन नहीं हो रहा। हाँ नहीं, एक तो चल रहा है, ये दूसरा वाला जो बेटी के पास रहता है ना ऑनलाइन क्लास वगैरह लेने के लिए, वो उसने फेंका, पता नहीं किस तरीके से बटन के अंदर धंस गया। अब ये काम ही नहीं कर रहा। चल, तो ये अपना देखो स्टार्ट हो चुका है। अब अगर हम लोग यहाँ कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो कुछ दिख रहा है हमें, सिर्फ index.html दिखाई दे रही है। तो देखो अगर ये फिजिकल डोम होता तो मेरा जो अभी यहाँ डेटा दिख रहा है वो यहाँ भी दिखता। तो वर्चुअल डोम का मतलब क्या होता है कि डेटा दिखेगा ही नहीं। डेटा कब दिखेगा, जब मैं उसको इंस्पेक्ट करूँगा। अब आप देखना, रूट था, रूट के अंदर ऐप आ गया अपने आप, ठीक है, ऐप के अंदर हेडर आ गया, सारी चीज़ आ रही है उसके अंदर। तो ये क्या हुआ, ऐप में जो भी हमने काम किया वो गया इंडेक्स फाइल में, और इंडेक्स फाइल से डेटा एक्सपोर्ट हुआ कहाँ पर, index.html के अंदर। तो रूट के अंदर देखो ऐप का आपको यहाँ पर डिव दिखाई दे रहा है, जबकि ये डिव यहाँ तो है ही नहीं।
ये डिव बना कहाँ है, अगर मैं आपको इसको दिखाऊं यहाँ पर, सोर्स को ओपन करेंगे, app.js, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डिव क्लास नेम ऐप। और यही चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं रूट के अंदर वर्चुअल में, क्लास नेम ऐप। अब आप कहोगे वहां क्लास नेम था, यहाँ क्लास आ रहा है ना। रिएक्ट कभी भी क्लास इक्वल टू नहीं लेता। अब क्यों नहीं लेता, उसके पीछे का मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि रिएक्ट में जितना भी काम हम लोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही चीजें एक्सेप्टेबल है, क्लास ऑब्जेक्ट भी और फंक्शन भी। अगर मैं क्लास में काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास समझ में आ रहा है, जैसे मैंने एक बनाया पब्लिक कार क्लास, और उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देता हूँ, न्यू ऑब्जेक्ट कार, इस तरह का हम लोग डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट। अगर याद करोगे, नहीं पता तो रिवीजन आएगा भी इसके अंदर, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी, आज पहुँच जाएंगे उस पर। तो क्लास भी बना सकते हैं और फंक्शन भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ हम लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग फंक्शन बना रहे हो तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कहते हैं इसकी क्लास इक्वल टू, क्लास नेम इक्वल टू। और अगर आप क्लास का यूज़ कर रहे हो तब आपको ध्यान रखना है कि क्लास इक्वल टू, नहीं तो क्लास क्लास क्लैश कर जाएगी, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा अभी आप क्लियरिटी लोगे। फिलहाल अभी आप ये समझो कि जब ये रेंडर करेगा तो क्लास नेम को डाल के वापस इसको क्लास बना देगा, क्योंकि यहाँ एक स्टेटमेंट नीचे लिखी आती है कंपाइल्ड। तो जो भी आप JSX में डेटा लिखते हो वो कंपाइल्ड हो जाता है HTML के अंदर, यानी कि ये रेंडर करता है उसको, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट हमें समझ में आ गया। तो वर्चुअल डोम का सीधा सा आंसर क्या है कि अगर हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल यू करेंगे तो डेटा कभी दिखेगा नहीं अपने को, हमेशा इंस्पेक्ट करके दिखता है। और ऐसा ही होता है एजेक्स के अंदर। एजेक्स भी जो काम करती है वो भी सेम मेथड पर चलती है, यानी कि आप इंस्पेक्ट करोगे तो डेटा दिख रहा होगा, अगर कंट्रोल यू करोगे तो डेटा दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। आगे के पार्ट को समझो, इधर आइए। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट क्लियर होगा, रेंडर मेथड क्या काम कर रहा है और क्रिएट रूट फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा है। अब एग्जांपल, डिस्प्ले अ पैराग्राफ इनसाइड एन एलिमेंट विद द आईडी ऑफ रूट। तो आप क्या लिखते हैं, कांस्टेंट कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। फिर आप लिखोगे रिएक्ट डोम क्रिएट रूट, कंटेनर वेरिएबल को आप कॉल कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके पास ही है। अब ये चाहो तो ऐसे रख लो, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो भी एक्सेप्टेबल है। भाई कंटेनर के अंदर क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। तो आप जरूरी नहीं कंटेनर में लिखो, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी टाइप कर सकते हो इस वाली स्टेटमेंट को। और उसके बाद उसमें हमें क्या रेंडर करना है वो आप यहाँ पे जाके लिख सकते हो। तो जैसे अभी तो क्या हो रहा है कि हम लोग अपने इस एग्जाम्पल में इस ऐप को index.js के अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं, बट अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं डायरेक्ट अपना कुछ भी कंटेंट लिख सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस फाइल को कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देते हैं H1 माय फर्स्ट कस्टम कंटेंट। प्रेस करेंगे कंट्रोल S, कंपाइल्ड सक्सेसफुल रिटर्न होना चाहिए आपको। रिटर्न आ गया सक्सेसफुल। ब्राउजर में चेक करेंगे, अब मेरा सीधे हेडिंग लिखा हुआ रहा होगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपने देख लिया। द रिजल्ट इज डिस्प्लेड इन द div id root, ठीक है। जैसे मैंने वहां पर हेलो वर्ल्ड लिखा था, मैंने यहाँ पर अपना कस्टम लिखा। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, अगेन आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, रूट आपको ब्लैंक दिखाई देगा। बट अगर मैं इंस्पेक्ट की हेल्प से जाऊंगा तो मुझे वर्चुअल डोम में डेटा दिखेगा। यहाँ पर देखो H1 आ गया। हाँ? देखो कंट्रोल यू जो होता है वो आपके फिजिकल डोम को एक्सेस करता है, और इंस्पेक्ट जो होता है वो आपका फिजिकल और वर्चुअल दोनों को एक्सेस करता है, समझ गए। अब जैसे कंट्रोल यू अगर आप कभी भी करोगे तो कभी भी आपको CSS नहीं दिखाई देगी, अनटिल अनलेस जब तक वो इंटरनल ना लिखी हो। बट CSS हम लोग लिखते हैं एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल CSS देखने के लिए क्या करते हो, कंट्रोल यू या इंस्पेक्ट। हम हमेशा इंस्पेक्ट का हेल्प लेते हैं कि भाई इस पर कौन सी CSS लगी हुई है, तो इधर CSS अपना खुल जाती है, समझ आया ये चीज़। तो इसके अंदर अब आप डेटा देखो एक्सेस कर पा रहे हो।
Note that the element ID does not have to be called root, but this is the standard convention. तो ये क्या है, रूट हमने इसका नाम यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि ये मेरी ऐप का रूट है, यानी कि जहाँ से मेरा डेटा मेन एक्सेस होगा, ये चीज़। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने जैम सर्वर चलाया हुआ है, तो उसका यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना, जैम सर्वर रूट होता है, वर्डप्रेस भूल गए? ठीक है, तो ये रूट हमारे टेक्निकल टर्म है, मैं इसका नेम कुछ भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैंने लिख दिया संता। अब ये एरर बनाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को सेव करना पड़ेगा, और यहाँ जाके आपको जो index.js फाइल है वहाँ पर संता लिखना पड़ेगा। ठीक है, और डेटा देखो सक्सेसफुली आपका यहाँ पर डिस्प्ले भी होगा, और यहाँ पर देखो आईडी आपकी। हाँ, तो रूट क्या है, डिफॉल्ट स्टैंडर्ड, यानी कि ये आपका जो टर्म यहाँ लिखा है क्या है, नोट दैट द एलिमेंट आईडी डज नॉट हैव टू बी कॉल्ड रूट, बट दिस इज स्टैंडर्ड कन्वेंशन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेट किया, इसको रूट बोलते हैं, तो बोलते हैं ना ऐप रूट पर जाके ये चेंज कर दो, तो तुम समझ जाओगे ना कहाँ बदलने की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दी HTML कोड। दी HTML कोड uses JSX, means JavaScript XML, ठीक है, which allows you to write HTML tag inside the JavaScript code। अब जैसे आप लोगों ने स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट जो पढ़ी है उसमें क्या लिखते हो आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तब आप उसके अंदर अपना जावास्क्रिप्ट में HTML चला पाते हो, या फिर आप लोग लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉट इनर HTML इक्वल टू अपना मैटर जो है पास करते हो। यहाँ पर ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो, जैसे create a variable that contains HTML code and display in the root node। एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया संता करके, वो मैंने यहाँ पर देखो नाम उसका क्या कर रखा है, अरीना किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, ये भी पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया, नीचे हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ अरीना एनिमेशन। तो क्या लिखा रहा है यहाँ पर, एरर, तो इसको एक वेरिएबल को नेम दे दो, क्या देते हमने, जैसे इसको डेमो। ठीक है, कांस्टेंट डेमो, डेमो के अंदर क्या रखा हमारा H1। अब अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आप यहाँ लिखेंगे डेमो। ठीक है, और देखो अरीना एनिमेशन आपका प्रिंट होना चाहिए, यहाँ आओ, रिलोड करो, इधर रिफ्रेश करेंगे और इधर आओ, तो क्या लिखा रहा है, डेमो पहुंच गया पर। अब डेटा जो है वो हमारा नहीं आ रहा है, तो JSX में क्या होता है कि डबल कोट की जरूरत नहीं होती हमें, वो कहती है डायरेक्ट लिखो, ये सब क्या फॉर्मेलिटी करने की जरूरत है, हमको जावास्क्रिप्ट थोड़ी ना पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डेमो है वो यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो रहा है अच्छे से, और ये डेमो जो है इसको आप सेल्फ क्लोज ज़रूर कर लीजिए इस तरह से, और ये आपका काम कर जाएगा। और मैं इसको अगर डायरेक्ट भी लिख दूँ यहाँ से तो भी ये काम होगा। डेमो इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों है, डेमो तो डिफाइन है हमारा, किस गलत जगह बनाया क्या, एक सेकेंड, कांस्टेंट H1 example content, compiled successful। डिवाइड संता, क्या गलत कर रहे हैं हम लोग,
HTML ठीक है। ये मैटर चला के देखो, पहुंच रहा है। जो हमने डेमो अपना बनाया है उसको यहाँ पर डिफाइन करो अगेन, कांस्टेंट कुछ और नया नाम रख लो, जैसे कि लाइक कार इक्वल टू और कार को यहाँ कॉल कराओ। जब एक से ज़्यादा मैटर कॉल होता है तो आपको फ्रेगमेंट लगाना पड़ता है। फिलहाल मैं इसको कार को ही लेके जाऊँगा यहाँ से। तो देखते हैं डेमो हमारा यहाँ पर पहुँचा, इसके अंदर डेमो आ रहा है लेकिन विजिबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर एक एलिमेंट दे दो, जैसे कि पैराग्राफ। कॉपी पेस्ट कट पेस्ट अनकमेंट। चलो, ये हमसे एरो फंक्शन की डिमांड कर रहा है, तो आप यहाँ से जाके एक फंक्शन बना दो, जैसे कि फंक्शन लाइक फर्स्ट एंटर, और इसके अंदर रिटर्न कर दो फर्स्ट कंपोनेंट। अब आप यहाँ जाके फर्स्ट को कॉल करा दो और सेल्फ क्लोज कर दीजिए। कंट्रोल एस करिए, डेटा आपको यहाँ डिस्प्ले होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। और ये आपका हाँ फंक्शन से ही होता है। इस फंक्शन भी अपना पे कंपोनेंट होता है, और यही काम हम लोग क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्लास के साथ भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाया, कांस्टेंट फॉर एग्जांपल कार, कार इक्वल टू आप कार का कुछ भी नाम रख दो, Hyundai। ठीक है, यहाँ लिख देंगे माय फर्स्ट कार इज, मुझे यहाँ पर कॉल करना है कार वेरिएबल को। अब देखो, जो हमने वेरिएबल बनाया वो भी हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आगे। तो यहाँ पर वेरिएबल जो प्रिंट होता है वो एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में, तब चलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफाइन करोगे तो आप अपने खुद के कस्टम कंपोनेंट बना के उसको कॉल कर सकते हो। हाँ, ये रिटर्न हमने यहाँ से किया, तो ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। फिलहाल इसको डिफ़ॉल्ट पर ले आते हैं और ये काम करेगा। ऊपर हमारा एक कमेंट लगा रहेगा, इसको हटा दो। अब सही है, परफेक्ट। हाँ जी, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पर जो आउटपुट इधर देख रहे हैं, इधर जो index.html फाइल है, कि हम यहाँ पर कोई डिव के अंदर ही डेटा कॉल कर सकते हैं। कोई भी कंटेनर टैग, भाई मैं एग्जांपल के लिए अगर इसको यहाँ पर पैराग्राफ बना दूँ, ठीक है, तो ये वर्क करेगा। आप चाहो तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके इसको चेक कर सकते हो। ये पूरा डेटा आपका पी टैग के अंदर आप देख सकते हो। डिव के अंदर क्या आ रहा है, हेडर काम कर रहा है ना। तो कोई भी कंटेनिंग टैग चाहिए, इसको नॉन कंटेनिंग टैग नहीं देना है। नॉन कंटेनिंग टैग जैसे कि जो क्लोज नहीं होते, जैसे कि आपका इमेज हो गया एग्जांपल के तौर पर, तो ऐसी चीज़ में डेटा नहीं डालना है। या जैसे HR हो गया, ऐसी चीज़ पे आप डेटा पास नहीं करेंगे। सिर्फ कंटेनर में आप डाल सकते हैं। बट कंटेनर के लिए जो बेस्ट प्लेस होता है वो होता है आपका डिव।
और जैसे हेडर भी अपने आप में एक कंटेनर होता है, बट हमारे इस फाइल में क्या होगा, जो m.js है इसमें हेडर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप समझ गए कि जरूरी नहीं कि आप हेडर पे करें, आप बॉडी के ऊपर भी चला सकते हैं डायरेक्ट, बॉडी भी अपना पे कंटेनिंग पार्ट है। हेडर हम लोग कर सकते हैं डिप की जगह पर, पैराग्राफ हम लोग डाल सकते हैं। तो जो भी रिजल्ट आप जहाँ पर पॉइंट करोगे उसी जगह पर आपका डेटा जो है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा। वेरिएबल कैसे बनेगा, कैसे प्रिंट होगा, वो मैंने आपको दिखा दिया उसके अंदर। ठीक है, तो वेरिएबल आप कॉन्स्टेंट लिखिए, कोई भी नाम रखिए, और लेकिन जब कॉल करेंगे जहाँ पर भी तो उसको एक्सप्रेशन करली ब्रेसेस में डालना है, तब आपका जो डेटा होगा वो प्रिंट होता है। नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे। उससे पहले मुझे आपको JSX वाला ये पार्ट अभी नहीं हुआ ना, रेंडर HTML हुआ अभी हमारा। एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। चलिए बात करेंगे JSX। ये था हमारा रेंडर HTML। व्हाट इज JSX? JSX stands for JavaScript XML, and JSX allows us to write HTML in React. JSX makes it easier to write and add HTML in React. So जैसे एग्जांपल के लिए कोडिंग फॉर JSX, तो JSX allows us to write HTML elements in JavaScript and place them in the DOM without any create element. अब अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट से कोई ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करें तो हमें क्रिएट करना होता है, अपेंड करना होता है, तो यानी कि लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। फिर आप पूरा एलिमेंट जावास्क्रिप्ट से बना रहे होगे। इतना लेंदी कोड लिखने की जगह हम लोग क्या करेंगे, इस क्रिएट और अपेंड की जगह पर हम डायरेक्टली HTML को JSX में लिख देते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो आप यूज़र फ्रेंडली रहोगे। ठीक है, सो JSX कन्वर्ट HTML टैग्स इनटू रिएक्ट एलिमेंट। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आप देख लीजिए। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज JSX, बट JSX मेक्स इट ईजियर टू राइट रिएक्ट एप्लीकेशंस। अब जैसे दो एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। Here are two examples. The first use JSX and second does not. अब मान लो आपको एक वेरिएबल बनाना है, हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने डायरेक्ट h1 टैग लिखा, हमने लिखा I love JSX, और मैंने इसको सीधे के सीधे यहाँ पर क्या करा, कॉल कर दिया। ठीक है, सीधा आउटपुट आ गया। अब अगर मैं क्रिएट और अपेंड की बात करूँ तो आपको यही लाइन जो इतनी सिंपल आपने लिख दी है, इतनी कहानी लिखनी पड़ेगी। रिएक्ट डॉट क्रिएट रूट h1 टैग, फिर आप यहाँ से अपना एक्सप्रेशन छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे आई डू नॉट यूज JSX। अब ये क्या होगा, ये भी h1 टैग बन गया। तो अगर मैं आपको उसको चला के यहाँ पर दिखाऊं एग्जांपल के तौर पर, मैं इसको करूँगा यहाँ से क्लोज, और ये जो हमारी index.js फाइल है इसको मैं रिप्लेस करके बना देता हूँ डिफ़ॉल्ट। किसी भी टाइम पर आपको लगता है कि मेरे को पहले वाली फाइल वापस चाहिए तो आप ला पाओगे। तो हमने एक फाइल बनाई अपनी, इसमें क्या है, import react from react DOM client। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैसेज लिखा और वेरिएबल को हमने प्रिंट करा दिया सीधे। ब्राउज़र में आएंगे, आप यहाँ पर इसका आउटपुट देख सकते हैं रिलोड करने पर, और इसमें हमारा जो चीज़ मैच नहीं कर रही वो है संता, तो संता को मैच करा दो, इसलिए आपका आउटपुट दिखेगा नहीं। अब आगे, अब कंट्रोल यू पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे आपका डेटा h1 टैग में अवेलेबल हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर बनाने में क्या लिखा है, h1 टैग। अब यही काम अगर आपको HTML से नहीं करना हो लेकिन क्रिएट करके एलिमेंट को करना हो, तो उसके लिए आपको इस अप्रोच के साथ जाना होगा। पहले वाले को कमेंट कर लेंगे, और ये देखिए, और ब्राउज़र में जब आप इसको रीलोड करेंगे, अगेन यहाँ पर वही संता का प्रॉब्लम आएगा। डेटा आ गया, इंस्पेक्ट करके देख लीजिए h1 टैग आ रहा है। तो दोनों तरीके, तो JSX यूज़र फ्रेंडली है, हमें ना सीखना है ना कुछ करना है, जो अभी तक HTML पढ़ता है वो सीधे डाल सकते हैं, ना कि ये सब आपको ड्रामा करने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, कि हर बार इतना आप लिखोगे तब जाके एक टैग बनेगा। तो जो भी टैग बनाना, जैसे मुझे p टैग बनाना है, आपने p टैग यहाँ लिख दिया, काम हो गया। इधर आ जाइए, यहाँ आएंगे, डिव के अंदर जाएंगे, कौन सा टैग बन गया, p टैग बन गया, इस तरह से। ठीक है, तो
दोनों ही एग्जांपल हमारे सामने हैं। एक डायरेक्ट पैराग्राफ बन सकता है, एक क्रिएट एलिमेंट की हेल्प से क्रिएट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So as you can see in the first example, JSX allows us to write HTML directly within the JavaScript code. JSX is an extension of the JavaScript language based on ES6 and is translated into regular JavaScript at runtime. मतलब जब आप इसको चला रहे हो ना, जब प्रोजेक्ट आपका कंपाइल होता है तो ये नॉर्मल HTML बन जाता है, लिख हम लोग सब कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही रहे, लेकिन जब आउटपुट देखने जाते हो तो जावास्क्रिप्ट तो कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। क्या कोई जावास्क्रिप्ट दिख रही है हमें? ये चीज़ तो ये JSX का ही कमाल है सारा, कि जावास्क्रिप्ट नहीं दिखाई देगा आपको। तो आप यहाँ कोई भी लॉजिक लगा लो, कोई भी वेरिएबल बना लो, किसी को इंस्पेक्ट करने पर भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्ट है फ्रंट एंड लैंग्वेज, लेकिन जो भी रिएक्ट में आप लिख रहे हो जावास्क्रिप्ट, वो आती है नोड से प्रोसेस होके। जैसे PHP का कोड कभी नहीं दिखता, वैसे रिएक्ट का कोड भी कभी नहीं दिखता। ठीक है, आपको कोई लॉजिक कोई कुछ भी नहीं ढूंढ पाएगा कभी भी, क्या लगाया आपने, कोई जावास्क्रिप्ट दिखेगी नहीं, एक ही पेज आएगा। अब एक्सप्रेशन जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, JSX you can write expression inside curly braces. The expression can be React variable or property or any other valid JavaScript expression. JSX will execute the expression and return the result. अगर आपने एक वेरिएबल बनाया, कैल्क के नाम से लिख दिया आपने 5+5, तो जब आप यहाँ इसको इस तरह से लिखोगे तो ये टोटल करके दे देगा आपको। या मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको जहाँ पर भी टोटल परफॉर्म करना हो वहाँ पर आप जाओ और जाकर इसको डिफाइन कर दो। तो जैसे मैं इसको अनकमेंट कर दूँ और मैं लिखता हूँ आई लव JSX 5+5 और मैं लिख दिया टाइम्स, तो हमें पता है 10 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जब चेक करेंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया आपका इसके अंदर। तो ये तो हो गया कि भाई मुझे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो। अगर आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहे हैं कांस्टेंट कैल्क इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर जाकर डिफाइन कर दिया लाइक जैसे कि 10, तो आप यहाँ पर 10 टाइम को प्रिंट करने क्या लिखेंगे, कैल्क, और रिजल्ट अब क्या आ रहा है 10। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, मैं 15 कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, 100 टाइम कर देता है, कितना हो गया, कभी गलत फहमी हो, मतलब पहला वाला 10 आ रहा है। ठीक है, तो हाँ कांस्टेंट ही चलता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्या मेरी कोई जावास्क्रिप्ट में दिखाई दे रही है, नहीं ना, सीधे आउटपुट आ रहा है। लेकिन समझदार व्यक्ति ये पता लगा सकता है कि भाई ये 3 अलग अलग वो है। ठीक है, तो यानी कि जो 100 लिखा है वो डायनामिक है, अलग अलग लाइन के साथ वो कोड जो दिखाई देता है उस वजह से, यानी कि डेटा डायनामिकली आ रहा है, लेकिन पता नहीं लगा सकता वो, बस इतना पता है उसके डायनामिक है, कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है नहीं पता। ठीक है, तो डेटा कभी दिखेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट होती है वो डोम पर दिखती है, आप कंट्रोल यू करते सारा कोड दिख जाता है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन रिएक्ट का कोड है जावास्क्रिप्ट, दिखेगा नहीं कभी, सिर्फ और सिर्फ प्योर HTML ही मिलेगा आपको। तो जैसे एग्जांपल के लिए नॉन रिएक्ट जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मैं abstract.html का एग्जांपल ले लेता हूँ, इसकी सारी जावास्क्रिप्ट यहाँ दिख जाएगी आपको। ठीक है, क्योंकि ये सब फिजिकल डोम पर है, फिजिकल डोम का सारा डेटा दिखता है, सारे वेरिएबल यूआरएल सब ईच एंड एवरीथिंग सब देख सकते हैं। बट रिएक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो तुम समझ गए हो ना, तो जो मर्जी करो किसी को नहीं पता कि भी कोई तुम्हारा कोड कॉपी कर लेगा, चोरी कर लेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं inserting a large block of HTML. To write HTML on multiple lines, put the HTML inside parentheses. अब जैसे कंटेनिंग टैग की हम लोग बात करते हैं, तो जैसे div एक कंटेनर है, UL एक कंटेनर है, टेबल एक कंटेनर है। अब तुम कहाँ फंसोगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर कोई मैटर है जो लेके आना चाहते हो। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से,
और मैं वापस से इधर से आता हूँ डिफ़ॉल्ट फाइल से, यहाँ से मैटर कॉपी करके मैं अपने इंडेक्स में पेस्ट कर लेता हूँ, उसको बंद कर लेते हैं ये चीज़। अब यहाँ पर इस फाइल में मेरे पास कोई फ़र्ज़ करो ऐसा डेटा है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान रखना पी लिख के एंटर मत करना, ठीक है। यहाँ चलेगा, बाकी जगह पर नहीं चलेगा। इस फाइल में चलेगा, बाकी में नहीं चलेगा। बाकी में अगर आपको काम करना तो आपको ऐसे पी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं लिखा दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, या मैं दिस इज अ पैराग्राफ लिख देता हूँ। ये देखो चल गया। अब यहाँ पर एक येलो कलर से वार्निंग बन रही है, ये बोला है कि ऐप जो है वो डिफाइन तो है बट यूज़ नहीं हुआ। ये खुद बता रहा है कि भाई आपने अगर लगाया तो इस्तेमाल क्यों नहीं किया। नहीं करना है तो बंद करो या फिर डालो उसको। फिलहाल मैं इसको कमेंट करके बाईपास कर दूंगा। चला गया। अब यहाँ देखोगे दिस इज अ पैराग्राफ लिखा है। अब आप सोचोगे मेरे को एक और पैराग्राफ बनाना, ये तुरंत नाराज हो जाएगा, ठीक है। एरर आ गया, यहाँ भी एरर आएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे भाई इतना कुछ ये सब क्या चल रहा है भाई। देखिए दिक्कत तो बड़ी छोटी सी है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये कहता है कि डेटा जो है वो कंटेनिंग होना चाहिए। अब पैराग्राफ अपना पर एक कंटेनर है, लेकिन पैराग्राफ का कोई पेरेंट नहीं है। दो पैराग्राफ ऑर्फन हो गए, अनाथ है, तो इन्हें किसी के अंदर में डालो। जैसे आप बोलोगे यहाँ से कि भाई ये डिव के बच्चे हैं, अब कहेगा ठीक है, ठीक है। अगर तुम तो अगर तुम इन्हें ये नहीं बताओगे कि भाई मेरा जो ये मैटर है यहाँ जो हमने डाला है इसके अंदर, इंस्पेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो डिव के अंदर दोनों पैराग्राफ आ रहे हैं। आप कहते हो मुझे डिव नहीं दिखाना, मैं चाहता हूँ डायरेक्टली ये मुझे दिख जाए आउटपुट के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट। यानी कि आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ दिस आप एक ब्लैंक डिव बना सकते हैं। कैसे? ऐसे, और उसमें जाके अपना मैटर डाल के आ जाओगे, तो भी इसकी नाराज़गी दूर हो जाती है। हाँ ये भी काम करता है, रिएक्ट में खूब चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे आउटपुट अब भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा डिव नहीं आ रहा। पहले वाले में डिव के अंदर डिव था, अब की बार डिव के अंदर सीधे मेरे एलिमेंट दोनों आ गए। तो अनाथ बच्चे को भेजना तो ऐसे भेज सकते हो, ठीक है। तो उसको बोलो कि भाई मुझे नहीं पता कौन सा टैग है, बहका दो उसको। तुम किसी के अंदर हो, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर बताना पड़ रहा है, यहाँ बस खाली बहका दिया हमने उसको टैग बना के, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा। तो चला खुशी खुशी जाएगा, रेंडर होकर आएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से काम करेगा। तो ये अप्रोच सबसे ज़्यादा यूज़ होती है रिएक्ट के अंदर, इसलिए मैंने आपको बता दिया दोनों तरीके। बट डिव के अंदर डिव आपको दो बार नहीं दिखाना होगा ना, तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट। ध्यान रखना कि ब्लैंक फ्रैगमेंट डाल दो और डेटा सेट कर दो। तो यूएल वाला जो एग्जांपल है, अगर हम लोग ये देखें तो इसके केस में ये नाराज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यूएल पेरेंट है एल आई का, बिंदास चलेगा। कब नाराज हो जाएगा यूएल से, जब तुम दो यूएल दोगे इसको। कहता है ये क्या बात है कि दो दो बच्चे एक म्यान में दो तलवारें नहीं हुई ना। तो यहाँ से तुरंत इसको बोलो ऐसे, अब कहेगा कोई दिक्कत नहीं थी, सब चलेगा, दोनों यूएल एल आई काम करेंगे, समझ गए। तो इसको एक वो चाहिए होता है पेरेंट। ध्यान रखना अगर दो डिप डालोगे तो भी ये नाराज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कहता है कि भाई एक कंपोनेंट में एक की बात करो, चाहे डेटा उसके अंदर कितना ही भी हो। लेकिन हमें तो कई बार ज़्यादा की ज़रूरत हो सकती है ना, तो अगर दो डिप है तो दो का एक और पेरेंट बना दो। मतलब ये कहता है कि मुझे यहाँ पर रेंडर के बाद में एक ही चीज़ दिखनी चाहिए। अब एक के अंदर चाहे तुम 1000 लाइन लिखो या जो मर्जी लिखो, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये एरर बना देगा तुरंत। तो भी नहीं आएगा वो तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। तो यहाँ देखो पॉइंटर रखो, क्या लिखा है, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट इन। मतलब यूएल अपना आप में एक पेरेंट है, उसका चाइल्ड है एल आई, लेकिन लड़ाई आ गई वहाँ पर जब दो यूएल हो गए। वो कहता है दो पेरेंट कैसे हो सकता है भाई, ये बिल्कुल बायोलॉजिकल चलता है। इसका सीधा सा सिस्टम है भाई, इन सबका जो डैडी है वो एक ही है। तो यहाँ आ जाओ,
इसको बताओ और ये खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल समझोगे तो तुम्हें लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। ठीक है, चलेगा बिंदास, चाहे तो किसी डिप के अंदर डाल के देख सकते हैं, वहाँ भी काम करेगा। बस अब यहाँ पर इंस्पेक्ट में दो डिव आपको दिखाई देंगे, डिव डिव देन उसके अंदर यूएल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वन टॉप लेवल एलिमेंट, यानी कि जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एडवांस में, द HTML कोड मस्ट बी रैप्ड इन वन टॉप लेवल एलिमेंट, सो इफ यू लाइक to write two paragraphs you must put them inside a parent element like a div। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर रैप टू पैराग्राफ्स इनसाइड अ फ्रेगमेंट, तो हम नहीं चाहते कि div के अंदर जाए, लेकिन हमने ब्लैंक उसको एक फ्रेगमेंट दिया जिससे वो div के अंदर ही कंसिडर हुआ जाके बाहर करके दिखा दिया मैंने आपको ये चीज़। बात करेंगे एलिमेंट्स मस्ट बी क्लोज। ठीक है, यानी कि कोई भी टैग जो आप लिखोगे यहाँ पर वो इस तरह से बंद जरूर करना है, जैसे HR बंद नहीं होता, BR बंद नहीं होता, ठीक है, इमेज बंद नहीं होता, फॉर्म के जितने भी इनपुट उनको कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता एक्सेप्ट सेलेक्ट और टेक्स्ट एरिया। तो आपको सारे टैग जो है इस तरह से बंद जरूर करने हैं, नहीं करोगे तो भी ये नाराज हो जाएगा। ट्राई करके देख लो। जैसे एग्जांपल के लिए आपने इन दो के बीच में डिवाइडर लगाया HR, तो यहाँ देखो JSX मेरा लगा दिया, मैं नहीं लगाऊंगा तुरंत एरर, और जैसे आपने कंट्रोल एस बोला एरर ही एरर, और ब्राउजर में आओगे यहाँ आओगे देखो मॉड्यूल बिल्ड फेल, तो इसने यहाँ पर देखो ये बताया कि इस जगह पर आपकी गलती है, यहाँ पर लाइन नंबर 23 के आसपास। इसको जाके जैसे आप बोलोगे भाई ऐसा, तो देखो, तो जैसे आप यहाँ से कोई इनपुट बना रहे हो, मैं लिखा यहाँ पर जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड आ गया यहाँ पर, लेकिन अगर टेक्स्ट को खुला छोड़ोगे सेम नाराजगी इसकी फिर से चालू हो जाएगी। ठीक है, तो हर चीज़ को बंद चाहिए। अब ये JSX जो है बहुत पुरानी चीज़ है, आज की नहीं है, मतलब जब कभी हम बात करें 1999 की, हाँ, तब HTML4 में ये चला करता था। HTML4 अगर मैं यहाँ पर ड्रीमवीवर अवेलेबल है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। 1999 में जब HTML4 आया तो इन्होंने क्या करा, HTML को बनाया XHTML। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर XHTML। XHTML मतलब एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि अगर HTML की बात करोगे तो HTML में टैग क्लोज नहीं होते, XHTML की बात करोगे बंद करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं प्लेन HTML का एक एग्जांपल देता हूँ आपको, और मैं यहाँ पर एक BR लगा देता हूँ, तो BR बंद नहीं हुआ। अब मैं XHTML का एग्जांपल लूँगा और मैं आपको एक BR लगा के दिखाता हूँ, तो क्या दिख रहा है, कौन सा साल है, समझ आ रही बात? तो हमारे लिए इसको समझना बड़ा आसान है। अब तुम लोग पढ़ के आए हो HTML5, तो तुम कहो यार ये बंद करने वाली क्या ड्रामा, तो यहाँ देखो हर एक टैग बंद होता है, मेटा होगा कुछ भी होगा सब बंद होगा। ठीक है, HTML ये नहीं होगा क्योंकि HTML एक कंटेनर टैग है, नीचे है वो, तो आप BR लिखो HR लिखो, जैसे मैं यहाँ पर अगर एक लाइन भी डालूंगा वो भी बंद हो जाएगी, अगर मैं एक इमेज भी डालूंगा यहाँ पर तो ये भी क्लोज हो जाएगी, देखो है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि जिसका रैपिंग नहीं है उसको क्लोज करना है, तो तुम्हें HTML चलाने में आज की क्लास में रिएक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जो पैराग्राफ है बंद होता है कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 2 पैराग्राफ डाल लो तो फ्रेगमेंट चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो HTML चलाना एक दिन में अपन सीख जाते हैं रिएक्ट के अंदर कैसे चलती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये हमें समझ में आ गया। तो JSX will throw an error if the HTML is not properly closed। अब बात करेंगे एट्रीब्यूट क्लास इक्वल टू क्लास नेम। ठीक है, तो द क्लास एट्रीब्यूट इज अ मच used attribute in HTML, but since JSX is rendered as JavaScript and the class keyword is a reserved word in JavaScript,
मतलब क्लास से हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब भी क्लास की बात आती है, यानी कि मैं अपना खुद का एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सो यू आर नॉट अलाउड टू यूज इन JSX, यानी कि आप क्लास इक्वल टू क्लास का नेम नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्लास जो है जावास्क्रिप्ट में क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रिजर्व है। क्योंकि आप JSX में डायरेक्ट लिखते हो ना HTML, तो वो क्लैश करेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्लास नेम का इस्तेमाल करना है। अब क्लास नेम में एन जो है वो कैपिटल होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ गए हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट GET स्मॉल एलिमेंट ई बड़ा, तो कैमल केस, ठीक है। तो इसी तरह से क्लास नेम दो वर्ड हुए तो जावास्क्रिप्ट में स्पेस तो होता नहीं है, तो आपने क्या लिखना है, कैमल केस में लिखना है। So JSX solved this by using class name instead. When JSX is rendered, it translates class name attribute into class attributes. चलो ट्राई करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर जाके इसको लिखा क्लास। अगर देखो आप फंक्शन कंपोनेंट में काम करो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बोला क्लास जो है वो क्लास ऑब्जेक्ट के साथ में चलता है, तो वहां पर आपको ध्यान, अब देखो मैं जैसे इसको नेम देता हूँ क्लास नेम, हमने क्या लिखा फॉर्म। फिलहाल ये फॉर्म कंट्रोल क्लास अप्लाई नहीं होगी क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती, बट हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा क्लास नेम क्या है, फॉर्म कंट्रोल। अब जब आप ब्राउजर में आएंगे, यहाँ पर रिलोड करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लास नेम लिखा था हमने, लेकिन बन क्या गया फिर से वो, तो JSX ऑटोमेटिकली उसको क्लास नेम से क्लास कर देगा खुद से। अब अगर मैं इसको क्लास भी लिख दूं तो भी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या ध्यान रखना है, अगर फंक्शन में कंपोनेंट चला रहा हूं तो क्लास चला सकते हो, लेकिन अगर आप क्लास कंपोनेंट चला रहे हो तब आप क्लास नहीं लिख सकते हो। वो आगे प्रैक्टिकल करेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो हमें किसके साथ जाना चाहिए, मैं आपको कहूँगा जो भी चलाओ, चाहे फंक्शन कंपोनेंट चलाओ चाहे क्लास कंपोनेंट चलाओ, आपने क्लास नेम ही लिखना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि app.js में फंक्शन बनाया गया था, लेकिन उसमें जितनी भी क्लास लगाई गई हैं वो क्या है, क्लास नेम, ठीक है। तो क्लास चल जाता है लेकिन सही प्रैक्टिस नहीं है, एथिकल नहीं है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है हमें। तो आपको क्लास नेम ही लिखना है, ऑटोमेटिकली वो क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा खुद पीछे आके इधर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सो यूज एट्रीब्यूट क्लास नेम इंस्टेड ऑफ क्लास इन JSX। तो हम लोग यहाँ जैसे लिख रहे हैं फॉर्म कंट्रोल, तो ऑटोमेटिकली रेंडर होके क्लास हो जाता है। अब बात करते हैं कंडीशंस की, कि भाई हमें अगर कोई इसमें इफ एल्स लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है। सो रिएक्ट सपोर्ट इफ स्टेटमेंट बट नॉट इनसाइड JSX। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर आप कोई इसमें एक लॉजिक लगाना चाह रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिटर्न के अंदर नहीं, बाहर, यानी कि रिटर्न से पहले, लेकिन ऐप फंक्शन के अंदर। एग्जांपल समझो ऐसा, तो अब जरूरी थोड़ा कि हमेशा ऐप में ही काम करोगे, हम अपने भी खुद के बनाएंगे, तो रिटर्न से पहले चल लगेंगे जो भी लॉजिक आप लगाओगे इसके अंदर। ये है पूरा JSX जो यहाँ चल रहा है रिटर्न के अंदर, और यहाँ पर आप सारे लॉजिक लगाते हैं अपने। तो चलिए इधर समझेंगे इस चीज़ को। To be able to use conditional statement in JSX, you should put the if statement outside of the JSX or you would use a ternary expression instead. Ternary operator आपको पता है, याद दिला देता हूँ, क्वेश्चन मार्क और कॉलन से जो हम लोग लिखते हैं। तो जहाँ हमारे 3-4 लाइनें बनती है, टर्नरी एक लाइन में हमारा काम खत्म कर देता है। समझ जाओगे अभी, इसका भी रिवीजन आएगा। सो राइट इफ स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ द JSX कोड। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा राइट हेलो इफ x इज लेस देन 10 अदरवाइज गुड बाय। तो हमने यहाँ से इसको किया कॉपी यहाँ से, और हम इसको ले आते हैं इधर। तो जैसे कि यहाँ आप देखोगे ये हमारा सब रेंडर चल रहा है, मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ यहाँ से सारी चीज़ें, और मैं यहाँ पर जाके अपना एक फंक्शन बना लूँगा, ठीक है। JSX चल रही है तो ध्यान रखना जो भी फंक्शन का नाम रखोगे वो कैपिटल से ही शुरू होगा, ठीक है। ठीक है,
तो हमने अपना एक वेरिएबल बनाया कांस्टेंट x इक्वल टू 5, लेट टेक्स्ट इक्वल टू गुड बाय। हमने लिखा इफ x इज लेस देन 10 तो टेक्स्ट होगा हेलो, अदरवाइज टेक्स्ट क्या होगा, गुड बाय। अब मुझे इसको कॉल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको कॉल किस तरह से करा सकते हो, देखो माई फंक्शन हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो माई फंक्शन तो मुझे यहाँ रेंडर कराना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन जब लोग रेंडर करते हैं तो पैरेंथेसिस लगते हैं, यहाँ पर ये नहीं लगेगा। बस इतना करना है आपने। हाँ, पहली चीज़ हो गई। अब एलिमेंट तो कहीं वही नहीं हो रहा रेंडर, तो इसको कैसे चलाओगे। तो आप यहाँ पर जो ये लिख रहे हो कांस्टेंट माई एलिमेंट दिस, तो इसको भी आपको यहाँ पर लाके कहीं पर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे ये रूट डॉट रेंडर हमारे यहाँ चल रहा है, तो चल पहले देखते हैं क्या कुछ आउटपुट इसका बन भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखा है माई एलिमेंट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, ठीक है। माई एलिमेंट जो आपने बनाया वो यूज तो कहीं हुआ ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ इसको डिफाइन कर दो माई एलिमेंट को। मैंने इसको किया कॉपी, और हम लोग ऑलरेडी रेंडर के अंदर है माई फंक्शन। तो ये काम मैं इस तरह से कर सकता हूँ। एक सेकेंड, इस पूरे को हटा देते हैं, ये हमारा index.js है। कॉपी दिस, पेस्ट, और नीचे आइए, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर कॉल कर लेंगे इसको। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माई एलिमेंट, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में चेक करेंगे क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। रिलोड करिए, इधर कुछ नेम का प्रॉब्लम होगा क्योंकि हमने नेम क्या रखा, संता। इसको ओके कर लेंगे। तो क्या लिखा है, हेलो। कंडीशन क्या है कि भाई अगर वैल्यू सही में 10 से कम है तो हेलो, तो 10 से कम है x की वैल्यू। अगर ये 15 है, अब तो गलत हो गया ना, तो क्या आना चाहिए, देखो चलिए ना। तो इस तरह से चला सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। अगर यही चीज़ मुझे इतनी लंबी ना लिखनी हो तो मैं 2 लाइन में ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। ट्राई करके देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर के अंदर। वेरिएबल क्या है, x इक्वल टू 5। हमने यहाँ पर बोला कि भाई माई एलिमेंट h1 टैग, टर्नरी में ध्यान रखना इफ नहीं लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मल में इफ लिखा जाता है, टर्नरी में इफ नहीं आता है। हमने यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन यूज करा क्योंकि भाई हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट चलानी है। तो हमने क्या लिखा, x वेरिएबल डायरेक्ट लिखेंगे ब्रैकेट में, ये इफ हो गया। इफ x इज लेस देन 10 तो हेलो, एल्स गुड बाय। और ये देखिए आपका यहाँ पर वर्क करेगा, हेलो। और मैं देखो x की वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ 15, तो ये देखो मुझे गुड बाय रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्या मुझे यहाँ पर कोई मेरा जावास्क्रिप्ट कोड दिखाई दे रहा है, आएगा ही, सारे लॉजिक वहीं छूट जाते हैं पीछे। सीधे आउटपुट आपको मिलेगा PHP की तरह, प्रोसेस हो गया भैया, ये आउटपुट, बात खत्म। कोड से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसलिए बड़े जो वेबसाइट्स बनते हैं बड़े बड़े ब्रांड के, वो लोग रिएक्ट को प्रेफर करते हैं कि मेरा लॉजिक मेरा, तुम नहीं बना सकते उसको। तो ये पार्ट हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। सो नोट दैट इन ऑर्डर टू एम्बेड अ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इनसाइड JSX, द जावास्क्रिप्ट मस्ट बी रैप्ड विद द कर्ली ब्रेसेस। क्यों, क्योंकि भाई हम इस वेरिएबल में माई एलिमेंट में JS डाल रहे हैं, तो JS को जब भी आप कॉल करोगे तो ध्यान रखना ये एक्सप्रेशन लगाने हैं आपको कर्ली ब्रेसेस के, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का जो मर्जी लिखना चाहे लिख सकते हो। तो हमने x को इसमें कॉल कराने के लिए ये एक्सप्रेशन यूज किया। अगर आप डायरेक्ट x लिख दोगे तो चलेगा ही नहीं, x नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब नहीं होता, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ये सारी चीज़ें इस तरह से। तो रिएक्ट पे अगर तुम्हारा एक बार कमांड बन गया ना, तो तुम रिएक्ट के अलावा कुछ और पसंद नहीं करोगे। जैसे तुम्हारे बैच में है ना, वो क्यों रिएक्ट के पीछे भागता है, क्योंकि लिखना कम पड़ता है, ठीक है, और काम बढ़िया होता है इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से आज का टाइम तुम्हारा ओवर हो गया,
तो हमने आज कहाँ तक देखा, रिएक्ट JSX तक, ठीक है। ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ने से पहले हम लोग अब रिएक्ट को चलाने के लिए कितनी जावास्क्रिप्ट आनी ज़रूरी है पहले वो पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो ES6 यानी कि रिएक्ट को चलाने के लिए 2015 में जो जावास्क्रिप्ट आई हमें वो आनी ज़रूरी है। अगर वो हमें आती है तो हम लोग बहुत इजीली रिएक्ट को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको सिखाया जाएगा पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर कंपोनेंट जो है क्लास वाले भी हैं और फंक्शन कंपोनेंट भी हैं, तो इनको तभी समझ पाओगे आप अच्छे से। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।